नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी केस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी को भी गर्मी में तब्दील कर रहा है। पूरे प्रदेश का क्या गांव, क्या शहर, क्या गली, क्या कूचा, क्या मोहल्ला और क्या राजधानी, सब अंकिता भंडारी को न्याय दो के नारों से गूंज रहे हैं। ऐसे में एक भयंकर चुप्पी जो कई दिनों से चली आ रही थी, वो कल टूटी। कल शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अंकिता भंडारी मामले को लेकर जो बातें कहीं वो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और टीवी चैनलों पर, अखबारों के माध्यम से समझ और सुन ली होंगी। लेकिन इस पत्रकार वार्ता में कुछ ऐसे रहस्य भी थे जो पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। उन रहस्यों पर चर्चा करेंगे और साथ में मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता के कुछ ही समय बाद अचानक ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ अचानक फेसबुक पर प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि वो एसआईटी की मदद के लिए अपने बयान देने को तैयार हैं, यानी एसआईटी के सामने आने को तैयार हैं। इसके तुरंत बाद उनकी पूर्व पत्नी उर्मिला सनावर राठौड़ का एक वीडियो जारी होता है जो वो कार में बैठ कर बना रही थी। तो अब तक पिछले 9 दिनों से जब उन्होंने सुरेश राठौड़ और अपनी बातचीत की ऑडियो क्लिप जारी की थी, जिसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि वो एसआईटी के सामने पेश होंगी और जो भी गवाही देनी है इस मामले में वो गवाही देंगी। ये सब कुछ हुआ मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता के कुछ ही समय बाद, यानी मुख्यमंत्री ने जो पत्रकार वार्ता में चुनौती दी थी मीडिया को कि अगर आपके संपर्क में ये लोग हैं तो इनको सामने लाइए, इनको गिरफ्तार करवाइए, वो चुनौती स्वीकार की सुरेश राठौड़ ने भी और उनकी पूर्व पत्नी ने भी, और दोनों आज एसआईटी के सामने पेश हो सकते हैं। ये है अभी तक का घटनाक्रम इस पूरे मामले में, अंकिता भंडारी केस में। लेकिन हम बात कर रहे थे उस पत्रकार वार्ता की जो अंकिता भंडारी मामले के दोबारा उछलने के बाद उत्तराखंड की आम जनता के नाक का सवाल बन गया है। और उधर बीजेपी सरकार यानी पुष्कर सिंह धामी सरकार भी इस प्रकरण को लेकर पशुपेश में है। अगर वो आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो कटघरे में है, और अगर अपने ही नेता के खिलाफ कार्रवाई करते तो कटघरे में है। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री की चुप्पी लोगों को नागवार गुजर रही थी, लेकिन परसों अचानक मीडिया को एक सूचना मिलती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को मीडिया के से बातचीत करेंगे। किस विषय को लेकर बातचीत करेंगे ये उस जानकारी में नहीं दिया गया था, ये सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए मीडिया में चर्चाएं चलने लगी थी कि पुष्कर सिंह धामी शायद अंकिता भंडारी केस को लेकर कुछ बोलेंगे। लेकिन कल शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तब पता चला कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी राम जी बिल को लेकर कुछ बोलने के लिए आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे हिस्से में जी राम जी बिल को लेकर ही अपनी बात की। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों का कैसे विकास होगा इस बिल के माध्यम से, इस नए कानून के माध्यम से, और किस तरह से उत्तराखंड सरकार को आर्थिक लाभ होगा, यहाँ के लोगों का, ग्रामीणों का जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा इस बिल में, इस बिल के लागू हो जाने से, ये उन्होंने बताया। इसके बाद पत्रकारों ने जब अंकिता भंडारी मामले में बातचीत शुरू की तो बात दूर तलक निकल चली। लेकिन अगर इतना जब उत्तराखंड पूरा आंदोलन की आग में झुलस रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री को उस बिल की याद अचानक कैसे आई जो तकरीबन 1 महीने पहले संसद में पास हो चुका है, जिसको लेकर बड़े बड़े विवाद हो चुके हैं, विपक्ष ने जिसको नकार दिया था, लेकिन संसद में ये बिल पास हो चुका है। इसको लेकर अचानक मुख्यमंत्री मीडिया के सामने पहुंचते हैं और उस पर बात करते हैं और उसके बहाने फिर अंकिता केस पर भी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। पूछे, जिसको जितना कड़वा प्रश्न पूछना उतना पूछ ले, लेकिन पूछना अच्छे से। इसको जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब कुछ ऐसा लगा
कि मुख्यमंत्री का आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाला मुहावरा मुख्यमंत्री पर फिट बैठ रहा है, क्योंकि जी रामजी बिल से बात निकली और अंकिता भंडारी और उसके बाद सीबीआई जांच और पता नहीं क्या क्या इसमें हुआ। लेकिन इस पत्रकार वार्ता में जो समझ में आया वो ये कि अब तक उत्तराखंड के मीडिया को अपनी जेब का रुमाल समझने वाली भाजपा की सरकार के दिमाग से अब शायद ये बात निकल चुकी है कि मीडिया जब अपने सवाल पूछने पर आता है तो वो किसी को नहीं बख्शता। मुख्यमंत्री हालांकि बहुत कोशिश कर रहे थे कि इस पत्रकार वार्ता में वो सहज दिखें, लेकिन कई जगह पर उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो इस प्रकरण पर, इन सवालों पर, मीडिया के सवालों पर असहज हैं। कुछ पत्रकारों को तो उन्होंने नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने अभी तक की जितनी पत्रकार वार्ताएं बीजेपी के नेताओं की या दूसरे नेताओं की इस मामले पर होती हैं, वो पत्रकार सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं। यानी मुख्यमंत्री शायद उसको मानसिक दबाव में लेना चाह रहे थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि तुम मेरी नज़र में हो, और ये कहते हुए उन्होंने उसको बधाई दी कि आप बहुत सवाल पूछते हो, मेरी नज़र में आपको बहुत बहुत बधाई दी। अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया, चलो हाँ ले लिया भाई, ले लिया। अब जो आगे आप आगे बोल रहे, मैं आगे आप जो आगे बोलने वाले हैं मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं उससे आगे। और मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले आप ही होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। ऐसे ही कुछ और मौके थे इस पत्रकार वार्ता के, हम आपको बीच बीच में वो क्लिप भी दिखाते चल रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि मुख्यमंत्री के तेवर, मुख्यमंत्री के हाव भाव क्या कहना चाह रहे थे और जुबान उनकी क्या कह रही थी। मैं तो आप लोग प्रश्न करिए, नहीं तो फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर लेता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो। पहली बात तो ये साफ हुई कि ये एक मनोवैज्ञानिक गेम था, पत्रकार वार्ता ना होकर इसमें मुख्यमंत्री किसी और बहाने प्रेस से मिलने आए और बात वो यही कहना चाह रहे थे जो सब समझ गए, जो अंकिता भंडारी मामले में वो कहना चाह रहे थे। कुछ अलग से नहीं कहा उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूँकि इस केस में 3 लोगों को सज़ा हो चुकी है और एक ऑडियो क्लिप जारी हुई है जिसको जारी करने वाला भी अभी पुलिस के या SIT के सामने नहीं आया है, ऐसा कुछ कहा। लेकिन जब मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे कि अभी तक ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आए हैं, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत उन पर सवाल उछाल दिया कि अगर आपकी नज़र में है, आपके संपर्क में है, तो आप ही बताइए वो कहाँ हैं और हम उन्हें पकड़ लेंगे। उनको हम ढूंढ रहे हैं, आपको पता है वो कहाँ हैं? आप ला दीजिए ना भाई साहब, प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए ना, राज्य की मदद कर दीजिए, प्रशासन की। सवालों के जवाब में सवाल, और वो भी एक गंभीर मुद्दे पे, वो ऐसा दर्शा रहा था कि शायद जवाब ना हो और अपने सवाल को जवाब बनाकर सिर्फ टाइम पास करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अभी पहले प्रश्न पूछो ना सब लोग। दे दिया, जवाब दे दिया ना। दूसरी बात, बार बार मुख्यमंत्री का ये कहना कि आप जितने कड़वे सवाल हो सकते हैं पूछिए, लेकिन सही लहजे में पूछिए, ये उन्होंने कहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सब सवालों का जवाब दूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूँ। अब देखिए, ऐसा है, आपके जितने नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा ना, सबके जवाब दूंगा भाई। अब अरे यार आलू पूछो, चलो रुको आज तक अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए ही यहाँ आपके बीच में आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये चूँकि एक दिन पहले यानी सोमवार को राज्यसभा सांसद भाजपा के नरेश बंसल की एक पत्रकार वार्ता हुई थी, और जब मीडिया ने उनसे इस मामले में लेकर सवाल पूछे तो वो आधी पत्रकार वार्ता को छोड़कर उठ गए थे। उन्होंने किसी का जवाब देना उचित नहीं समझा, और उसके बाद काफ़ी छिछालेदर हुई थी बीजेपी के बल्कि पत्रकार वार्ता में ही एक पत्रकार ने सवाल उठा दिया था कि जब आपको सवालों के जवाब नहीं देने हैं
तो आप पत्रकार वार्ता बुलाते ही क्यों? तो मुख्यमंत्री को शायद ये बात अच्छी ना लगी हो। उन्होंने कल वाली पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं सवालों से भागूंगा नहीं। हालांकि ये बात और है कि कई सवालों को टालते हुए भी मुख्यमंत्री दिखे। कई जगह पे बार बार पत्रकारों के सामने ये प्रश्न लाना कि आपके पास संपर्क में अगर उर्मिला सोनावर या सुरेश राठौड़ हैं तो उनको हमारे सामने पेश करवाइए। आपको जानकारी है उनके बारे में, कहाँ है करके? तो आप भी मदद करिए ना हमारी। हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, हम पकड़ ही रहे हैं उनको। ये कहना ये उचित नहीं लगता, क्योंकि आप पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लिए वहाँ बैठे हैं, ना कि पत्रकारों से पूछताछ करने के लिए। पत्रकार वार्ता मतलब कुल मिला के कई लोगों का ऐसा भी कहना था कि मुख्यमंत्री की ये पत्रकार वार्ता ना होकर जिस तरह से पुलिस के या एसआईटी के अधिकारी या सीबीआई के अधिकारी पूछताछ करते हैं, कुछ उस अंदाज में मुख्यमंत्री ने ये पत्रकार वार्ता रखी थी। जी में ही सही, लेकिन बीजेपी के संगठन में भी आवाज उठ रही है कि जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर भी, अगर आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे कल? जन भावनाओं नहीं, पहले मुझे आप बताइए, आपका नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर आपका नाम कह दे वो ऑडियो वाला तो क्या करेंगे बताइए पहले मुझे। नतीजा क्या निकला ये तो अब आज जब उर्मिला सनावर और सुरेश राठौड़ पुलिस के एसआईटी के संपर्क में आ जाएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अपने चेहरे पे लगे धब्बों को मिटाने की कोशिश करते दिखे इस पत्रकार वार्ता में। उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी जिसमें कथित रूप से उनकी और उनके पूर्व पति यानी पूर्व विधायक जो भाजपा से ही थे सुरेश राठौड़ की बातचीत की। ये ऑडियो क्लिप जारी हुई, उसके बाद में सुरेश राठौड़ ने उसको नकारा भी और उन्होंने कहा कि एआई जनरेटेड है, जबकि उर्मिला सनावर ने कहा कि ये एआई जनरेटेड नहीं है और ये उनसे मेरी बातचीत की ऑडियो क्लिप है, जिसकी ओरिजिनल भी वो एसआईटी को देने को तैयार थे। और ऐसे ही उन्होंने कहा है कि और भी ऑडियो क्लिप्स उनके पास में हैं जिसमें न सिर्फ दुष्यंत कुमार गौतम का नाम है बल्कि बहुत सारे लोगों का नाम भी है। उसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उनको जांच में सहयोग करने के बजाय उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती पुलिस ज़्यादा दिखी है। होना तो ये चाहिए था कि जब उर्मिला सनावर ने ऑडियो क्लिप जारी की एक दावे के साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक जिम्मेदार जगह पर, अगर उन्होंने वो क्लिप जारी की है तो उनसे एसआईटी के अधिकारी उनसे बातचीत करते और उनसे सहयोग मांगते अपनी जांच के लिए इस वीआईपी का नाम क्लियर करने के लिए। लेकिन जब उनके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, जो आपका विसल ब्लोअर है उसके खिलाफ ही आप मुकदमा करेंगे, उसे कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश करेंगे, तो कौन आपको सबूत देगा और कौन आपके पक्ष में गवाही देगा? केस के पक्ष में या अंकिता भंडारी मामले में कुछ नए खुलासे के पक्ष में कौन गवाही देने सामने आएगा? ये बड़े अजीब बात है कि जिस पुलिस को, जिन जांच एजेंसियों को आप हमारे टैक्स का पैसे से सैलरी देते हैं, उनको पालते हैं, उनको पोसते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं जुटा पा रहे हैं, जबकि एक ऑडियो क्लिप सामने आ गई है तो उससे जुड़े हुए संबंधित सबूत भी जांच एजेंसियां जुटा सकती थी। लेकिन इसके जवाब में आप ये कहना चाहते हैं कि पब्लिक आपको सबूत इकट्ठे करके दे या मीडिया जो सवाल पूछ रहा है वही आपके पास आपको सहयोग करे और आपको जो लोग गायब हैं इस मामले में, जो भूमिगत लोग हैं, उन लोगों को मीडिया आपके सामने लेके आए, तब एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। तो ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है इस प्रदेश में कि जो आपसे न्याय मांग रहा है उसी से आप कह रहे हैं कि आप अपने पक्ष में सबूत ला के दें। इस मामले में एक रोचक घटनाक्रम और हुआ है, वो भी हम आपको बता दें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्मिला सनावर संभवतः कांग्रेस से पैसों के लिए हाथ मिला बैठी हैं और कांग्रेस के हाथों में खेल रही हैं। इसके जवाब में उर्मिला सनावर ने जो फेसबुक पे पोस्ट किया, उन्होंने एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट जी, अगर
आपको कोई गलतफहमी है कि मैं कांग्रेस के हाथों में खेल रही हूँ, पैसे के लिए खेल रही हूँ और मैं अंकिता भंडारी को दिल से न्याय दिलाने के फेवर में नहीं हूँ, तो आप अपनी गलतफहमियाँ आज शाम को दूर कर लें, क्योंकि आपकी ऑडियो भी मैं आज शाम को जारी कर दूँ, जिसमें आप कुछ इस तरह का अल्फाज थे कि टांग उठाने की बात कर रहे हैं। तो ये उसके बाद महेंद्र भट्ट का अभी तक तो कोई ना तो बयान आया है, ना कोई पोस्ट आई है रुबिला सनावर के ख़िलाफ़। लेकिन इस तरह के लोग जब हमारी राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर खड़े होते हैं तो उस समय ये परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। महेंद्र भट्ट जो कल मुख्यमंत्री के साथ बैठकर पत्रकार वार्ता में बैठे थे, बोला उन्होंने कुछ भी नहीं, और किसी पत्रकार ने महेंद्र भट्ट जी को भी नहीं पूछा कि आपका जवाब उर्मिला सनावर के लिए क्या है उस ऑडियो क्लिप के बारे में, जो उन्होंने अभी जारी नहीं की है, लेकिन जिसकी धमकी उन्होंने दी थी कि आज कहें तो आज रात को ही आपकी ऑडियो क्लिप जारी कर दूँ। वो जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है। अगर होते तो उर्मिला के पोस्ट का जवाब दे दिया होता। खैर, इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। आपको इस प्रकार पे कुछ कहना है तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स पे जाकर नीचे आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अंकिता को न्याय दिलाने में अगर 0.कुछ% भी हमारी भूमिका कहीं आपको दिखाई पड़ती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिले सबसे पहले। इस वीडियो में कैमरे के पीछे थे एकांश बिष्ट, और अब आप हमें दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। नमस्कार।